हाँ जी, तो आज के आपके करंट अफेयर्स 29 सितंबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर कुछ दिन पहले रिलीज हुई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे। सो बेसिकली नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी क्या है, इसके बारे एक थोड़ा सा ब्रीफ आपको यहाँ पे बता दूं और फिर इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के बारे में बताऊंगा। देखो, अगर आप अपने इंडिया के अंदर बिजनेस करना इंप्रूव करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें है वो है लॉजिस्टिक्स के ऊपर। लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि आपका सामान किस तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी आ गई, जगह जगह पे जो स्टोरेज फैसिलिटी है या जैसे मीडियम उसका चेंज किया जा रहा है, वो हर चीज कवर हो जाती है। ठीक है। इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का लॉजिस्टिक, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है बाकी देशों के कंपैरिजन में। ठीक है। और जो टाइम ट्रैवल है इसमें भी इंडिया काफी ज्यादा लैग करता है कि कार्गो टाइम बहुत ज्यादा लगाता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। इस मामले में भी इंडिया इंप्रूवमेंट कर रहा है। हम अपने चार्जेस भी ओवर द टाइम कम करना चाहते हैं। देखो, ये सारे फैक्टर्स इसमें काउंट होते हैं कि आपकी सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। लेट्स सपोज जैसे रोड्स की बात करूं, अगर आपकी रोड्स में जितने ज्यादा खड्डे होंगे, रोड्स जितनी ज्यादा टूटी होंगी, ऑब्वियसली आपका ट्रांसपोर्ट उतना स्लो मूव करेगा और उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो जितनी स्मूथ रोड्स होंगी उतना आसानी से आपका, जैसे अगर मैं रोड की बात करूं, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल, वाटरवेज और एयरवेज, सारे के सारे। तो अगर मैं अभी सिर्फ जैसे रोड का एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर रोड ट्रांसपोर्ट अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर उसमें जगह जगह खड्डे हैं, तो आपका ट्रांसपोर्ट उतना ही स्लो होता जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपके रोड्स के ऊपर जाम बहुत ज्यादा लगते हैं, बार बार आपका कार्गो रुक रहा है, टाइम ज्यादा लगेगा, ड्राइवर के आवर्स उतने ज्यादा काउंट होंगे, प्लस फ्यूल ज्यादा काउंट होगा। तो अपने आप ये सारी चीजें आपके लॉजिस्टिक सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ें, एक्सपोर्ट्स के लिए आपको हर जगह से कॉस्ट कट करनी जरूरी है, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। तभी आपके जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो सस्ते होंगे और तभी हर देश आपके एक्सपोर्ट्स खरीदना चाहेगा, मतलब आपका सामान खरीदना चाहेगा। इसी के चलते हुए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही विजनरी पॉलिसी, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का एम लिया है, जहां पे हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट कट करना चाहते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 2030 तक। इंडिया को हम लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के ऊपर टॉप 25 देशों में लाना चाहते हैं 2030 तक। और हम डेटा ड्रिवन सपोर्ट मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं ताकि एफिशिएंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बने। अब ये डेटा ड्रिवन सपोर्ट मैकेनिज्म क्या है? देखो, लगातार आपका कार्गो एक जगह से दूसरी जगह आजकल जो ट्रेंड है और जो सबसे सस्ता तरीका होता है वो कई बार होता है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज कुछ रास्ता उसने रोड से ट्रैवल किया किसी एक पॉइंट तक, वहां से रेलवे सस्ती पड़ रही थी, उसके बाद उस कार्गो को रेलवे पे चढ़ा दिया गया, रेलवे पे वो ट्रैवल किया, एक पॉइंट के बाद शायद कोई वहां से नदी पास करती है तो उसे किसी बोट के ऊपर, नदी के ऊपर ट्रैवल करवा दिया गया और लास्ट में फिर से रोड पे। ऐसे अगर बार बार कार्गो के जो ट्रैवलिंग का वे चेंज होता है, इसे मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ऐसी चीजें हम डेटा ड्रिवन चलाएं, अगर हमें पता हो कि कैसे कहाँ पे कॉस्ट सबसे एफिशिएंट पड़ेगी, अपने आप हमारी कंपनी ज्यादा बेटर फैसले ले पाएंगी और वो उस तरीके से आपका मीडियम यूज करेंगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन डेटा ड्रिवन लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पुरानी ये सारी, तभी ये सारे जो वर्ड्स हैं, री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन, मल्टी मॉडल, ये सारे फैंसी वर्ड्स हैं, घूम फिर के ये उसी चीज को रेफर कर रहे हैं कि हमें अपने जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसे डिजिटाइज करना है ताकि पता लग सके कहाँ पे कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है और उससे लॉन्ग टर्म में कम कर सके। देखो, अगर मैं अभी एवरेज कॉस्ट की बात करूं, इंडिया में एवरेज कॉस्ट हमारी 16% जीडीपी के करीब पड़ती है। ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, वो 8% कॉस्ट है। तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट पड़ती है इंडिया में
ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सेक्टर की, तो इसे हमें रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। ये कॉस्ट अपने आप में बहुत हाई है। अगर जैसे इंडेक्स में अभी हमने बात की थी कि 2030 तक हमने जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये वर्ल्ड बैंक तैयार करता है, इसके टॉप 25 देशों में आना है 2030 तक। अभी हमारा प्रेजेंटली रैंक 44th चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे इंप्रूव करनी है। ओवरऑल अगर मैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करूं, देखो हमारे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर ना 90% अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से भरा हुआ है। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स क्या होते हैं, देखो हमारे यहाँ पे अगर अमेरिका में देखोगे ना, अमेरिका में जो ट्रकिंग है और ये सारा लॉजिस्टिक्स का ये जो बिजनेस है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं। उनके हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स हैं, ठीक है, बड़े से लेके छोटे तक सारा के सारा उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को अरेंज करके रखा हुआ है, और उस तरीके से वो अपना सारा का सारा सिस्टम मैनेज करते हैं, ठीक है। किसी को भी अगर कार्गो भेजना है, बस वो कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, अपना ट्रक बुक करते हैं और अपना सामान भेज सकते हैं। इंडिया में छोटे छोटे प्लेयर्स बहुत सारे हैं। इंडिया के अंदर छोटे छोटे या कई लोगों ने सिर्फ अपना एक एक ट्रक भी डाला हुआ है, और वो भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके कारण प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा सारा का सारा सेक्टर ना अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ही भरा हुआ है, कि कोई कंपनियां बड़ी बड़ी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ज्यादातर छोटे छोटे प्लेयर ज्यादातर है। 90% हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आपका अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स चला रहे हैं, और इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ही हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है। 61% पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर का 61% सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में ही है। तो ये भी अपने आप में अनइवन है, क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं आता। जैसे आपके कोल्ड स्टोर हो गए, ठीक है, बाकी वेयर हाउसेज हो गए, जहां पे सामान रखा जाए, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, लगातार कई बार मूव करना भी एफिशिएंट नहीं होता। बीच में आपके स्टेशन होने चाहिए जहां पे हम इस सामान को रख सकें और फिर आगे उसे फर्दर मूव कर सकें। तो ये सारे के सारे आपके इंडिया के अंदर अभी भी मिसिंग है, वेयर हाउसेस हर जगह नहीं है। हमारी जो सिटीज हैं बहुत ही अनप्लान्ड मैनर में एक्सपैंड कर रही हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम प्रॉपर एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम नहीं बना पा रहे कि तेजी से सामान इंडिया के अंदर ट्रैवल कर पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के कारण आपके लॉजिस्टिक सेक्टर, इसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की भी बात करूं, ठीक है, 40% कॉस्ट यहाँ पे जो है, उसमें से 64% आपकी रोड्स ट्रांसपोर्ट में कवर हो रही है, रेलवे 30% कवर कर रही है, वाटरवेज और एयर सिर्फ 6% इंडिया में। वाटरवे जो वन ऑफ द चीपेस्ट वे होता है इंडिया में, एक तो वाटरवे अभी भी सबसे सस्ता नहीं पड़ता। देखो वाटरवे का मतलब है नदियों को यूज करके, समुंदर को यूज करके हम सामान भेज सकें। बोट से, शिप से सामान भेजना हमेशा थोड़ा सस्ता पड़ता होता है वैसे कंपैरेटिवली, अगर ग्लोबल प्रैक्टिस की बात करूं। पर उसके लिए वाटरवेज प्रॉपरली डेवलप्ड होने चाहिए। हमारे यहाँ पे बीच में बैरियर, हमने बैरिगेट्स बनाए हुए हैं, सब कुछ बनाया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे स्मूथ ट्रांसपोर्ट भी नहीं है वाटर का, तो उसके कारण भी थोड़ी कॉस्ट ऊपर चली जाती है। प्लस इतने बड़े स्केल पे हम वाटरवेज को यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेलवेज जो हमारा एक बहुत बड़ा एसेट था, ये भी हम इतने एडवांस तरीके से नहीं यूज कर पा रहे। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट ही यूज हो रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे देखो जैसे रेलवेज 1951 में ना 89% जो आपका फ्रीट ट्रांसपोर्ट था, फ्रीट का मतलब होता है कार्गो, जो माल गाड़ियां चलती होती हैं वो सारा कुछ, जो फ्रीट ट्रक्स भी चलते हैं, जो जितने ट्रक चल रहे हैं जो सामान लेके चल रहे हैं, हर चीज को फ्रीट रेफर करते हैं। तो जो कार्गो है 1951 में आपके रेलवे का शेयर होता था 89%। तो 89% आपका रेलवे सामान कैरी करता था, ये गिर के 2020 में सिर्फ 18% रह गया। तो ज्यादातर सामान रोड से ट्रैवल कर रहा है, इसके कारण रोड्स में रश भी बढ़ रहा है, और जो लगातार सामान लेके जा सकती हैं जो आपकी रेलवे हैं, उनकी कैपेसिटी अपने आप में वेस्ट जा रही है। तो ये सारी चीजों को और बेटर यूज करने के लिए ही आपकी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाई जा रही है। नेक्स्ट है न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस के बारे। आपके फाइनली जनरल बिपिन रावत की डेथ को ऑलमोस्ट 9 महीने हो चुके हैं। उसके बाद जाके आपके नए इंडिया के अब सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट कर दिए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये इससे पहले ईस्टर्न कमांड के आपके हेड रहे हैं, और अब
रिटायर हो चुके थे, तो अब इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है इंडिया का। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके रिटायर्ड पर्सन रिटायरमेंट के बाद भी बन सकते होते हैं, ठीक है। और यूजली प्रेफर यही किया जाता है कि रिटायर्ड पर्सनल्स को ही दोबारा सर्विस में लाया जाए, क्योंकि फिर सीनियरिटी इश्यूज ना थोड़े कम रह जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली फोर्स से लो ना किसी को, किसी भी एक फोर्स से, तो आपकी सीनियरिटी के हमेशा इशू बन सकता है। अगर लेट्स सपोज आपने आर्मी चीफ से नीचे वाले किसी रैंक को आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया, जो कुछ भी, यूजली रिटायर्ड, बिपिन रावत को भी रिटायरमेंट के बाद ही बनाया गया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और अब आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ये आपके बेसिकली जो ये पोजीशन क्रिएट की गई है, ये हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होते हैं, जो तीनों फोर्सेस ट्राई सर्विसेज की कमांड इनके अंडर होती है। देखो, ये पोजीशन इंडिपेंडेंस के टाइम से नहीं एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हमें हमेशा डर है, था हमेशा से, कि एक सिंगल पर्सन को तीनों फोर्सेस की कमांड देने का ये भी मतलब हो सकता है कि अगर वो पर्सन कभी बागी होने का सोच गया, बस सारी पावर है ये तख्ता पलट करवाने की। पर अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ना बनाए, तो आज की जो मॉडर्न वॉरफेयर है उससे थोड़ा लड़ना मुश्किल है। देखो, पुराने जमाने वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने तक आपकी लड़ाइयां ऐसे लड़ती थी कि आर्मी अपनी लड़ाई लड़े, एयरफोर्स अपनी लड़ाई लड़े, और नेवी अपनी लड़ाई लड़े। तीनों के फील्ड बस कभी कभी एक साथ कॉमन मिशन करते थे, नहीं तो तीनों के अपने अपने ऑपरेशंस होते थे। पर अब जो 21st सेंचुरी की जो आपकी मॉडर्न वॉरफेयर है, इसके अंदर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ मिलके लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रशिया इस टाइम इतना ज्यादा पिट रहा है यूक्रेन के अंदर, उसकी मेन प्रॉब्लम, वन ऑफ द प्रॉब्लम ये भी है कि उसकी तीनों फोर्सेस में कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तीनों की तीनों फोर्सेस अलग अलग काम कर रही हैं। तो ये मॉडर्न वॉरफेयर में काम करना आपका ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ऑब्वियसली डेथ टोल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी कारण आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक एज अ सेंट्रल पोजीशन, ज्यादातर दुनिया की जो आपकी फोर्सेस हैं, अमेरिकन फोर्स होगी, चाइना हो गया, ये सारे के सारे देशों में अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने लग गए हैं, एक सेंट्रल पोजीशन जो आपके तीनों विंग्स को एक सेंट्रलाइज उसमें कंट्रोल करे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसी भी फोर्स से हो सकता है, यूजुअली जरूरी नहीं है कि वो आर्मी से ही हो। बस अभी तक हमारे जो दोनों रहे हैं वो दोनों आर्मी से हैं, पर वो नेवी या एयरफोर्स से भी हो सकते हैं, ठीक है। अ, तो उनकी बस एक रिक्वायरमेंट है कि उनकी एज लिमिट जो है रिटायर्ड ऑफिसर की भी, वो 62 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 62 मैक्सिमम एज है जब उनकी अपॉइंटमेंट की जा रही है, वो 62 के नहीं होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी। देखो, जो आपकी सीएनजी है, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। लिक्विफाइड का मतलब होता है कि नेचुरल गैस, नेचुरल गैस होती क्या है, नेचुरल गैस ज्यादातर आपकी मीथेन से बनी होती है, CH4 से, ठीक है। और उसमें थोड़ा बहुत इथेन के सब्सटेंसेस होते हैं। इस नेचुरल गैस मिथेन क्योंकि जलती है, तो वो पीछे एनर्जी रिलीज करती है, और उसी से ये सारा प्रिंसिपल काम करता है कि वो एनर्जी रिलीज करेगी। वो एनर्जी आप जिस भी चीज में यूज करना चाहो, हीटिंग में यूज करना चाहो, या आपके इंजन में यूज करना चाहो, उस पर्पस के लिए यूज हो सकती है। पर जो गैस है ना, गैस को ट्रांसपोर्ट करवाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, गैस बहुत ही फ्लेमेबल चीज होती है। अगर गैस को थोड़ी बहुत ही भी कहीं से आग लग गई, क्योंकि ये वेपर्स हैं, वेपर्स बहुत जल्दी जलते हैं, ठीक है। इस कारण बहुत बड़े स्केल पे धमाका हो जाता है। इसी कारण ज्यादातर जब भी हमने चीजें ट्रांसपोर्ट करनी होती है ना, हम एलएनजी बना लेते हैं उसका, ठीक है। एलएनजी का मतलब क्या है कि हम उसे -162 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं। इतने ठंडी जब हम इस गैस को कर लेते हैं ना, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो लिक्विड, बिल्कुल पार्टिकल्स एक तो कैरी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सारे पार्टिकल लिक्विड बन गए तो आपस में जुड़ जाएंगे, हवा तो दूर दूर भी हो सकती है, ठीक है। एक तो कैरी करना आसान हो जाता है, दूसरा जलती नहीं है, क्योंकि ये मतलब जलाना इसे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये वन
ऑफ 600 ही वॉल्यूम लेती है जो नेचुरल गैस है, ऑब्वियसली क्योंकि पानी बन गया है, लिक्विड हो गई है, पानी नहीं, लिक्विड हो गई है, तो आपस में जुड़ के पूरा एग्जिस्ट करने लग जाती है, तो जगह भी कम लेती है, तो ज़्यादा कैरी भी कर सकते हैं, और जलना भी इसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसका सेफ हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट है ये ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन करोसिव गैस होती है, ठीक है, तो ये सारे इसके बेसिक फैक्ट हैं, क्लियर है। तो करंट अफेयर बेसिकली इस चीज़ के बारे था कि इंडिया इसकी सप्लाई इंश्योर करने के लिए एक कंट्री से डायरेक्टली बात कर रहा है, क्योंकि इसके प्राइजेस इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हुए हैं। हमारा रुपये आपको पहले ही पता होगा बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है, कल ऑलमोस्ट 82 टच करने वाला था, तो आपके इस कारण गवर्नमेंट सस्ती एनर्जी के सोर्सेज ढूंढ रही है कि कहाँ से मंगवाए जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पहले अरेंज नहीं किया होता, सी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है और क्यों प्रॉब्लम आई है, क्यों इंडिया, यूएसए, यूएई सारे देशों को सडनली अप्रोच कर रहा है। देखो होता क्या है कि हम हमारे जो यहाँ पे जैसे जो कंपनीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एडवांस में करके रखती हैं, पर जब कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी की टाइम आता है, अगर उससे मार्केट में कई बार ज्यादा बेटर प्राइस मिल रहा होता है ना, वो कंपनीज अपना कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करने के बदले में कुछ फाइन भरना पड़ता है, वो फाइन भर देती हैं, पर उन्हें तब भी प्रॉफिट हो रहा होता है, इस कारण वो हमें डिलीवरी बंद कर देती हैं। पर बात यह है कि हमें तो डिलीवरी तब भी चाहिए, कहीं ना कहीं से एनर्जी तो पूरी करनी है, तो हमें या तो महंगे में खरीदनी पड़ती है उस टाइम पे, या कहीं और से अरेंज करें, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हमें ऐसे इस टाइम पे अरेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेचुरल गैस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे कई कंपनीज ने उन्हें वायलेट कर दिया, जिनसे हमने अरेंज करके रखी हुई थी। नेक्स्ट जो है आपके 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर दिया गया है। देखो आपके जो के वेणुगोपाल थे वो काफी टाइम से उनका टेन्योर एक्सटेंड करते जा रहे थे, पर अब फाइनली उन्हें रिटायर कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बोला था वो अब नहीं कंटिन्यू करना चाहते, काफी एज हो चुकी है उनकी, ठीक है, 90+ है वो। तो आर वेंकट रमनी आपके अगले 6 चार्ज संभालेंगे, और उन्हें अभी के लिए 3 साल का टर्म दिया गया है, ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है। देखो जो अटॉर्नी जनरल है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन है, आर्टिकल 76 में इनके बारे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं, देखो इनका कोई फिक्स टेन्योर पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, जैसे ये 3 साल है, कोई फिक्स टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ, इन्हें सैलरी क्या मिलेगी, इनका टेन्योर क्या होगा, ये सब कुछ आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इनकी अपॉइंटमेंट होती है तब वो डिसाइड करके देते हैं। और इसी के साथ में ये भी चीज है कि ये अपना ऑफिस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे होल्ड करते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें कोई गारंटी नहीं है कि इन्हें ऑफिस ये 3 साल जैसे दिया है तो 3 साल मिलेगा ही मिलेगा। जैसे वो सरकार 1 साल बाद अटॉर्नी जनरल चेंज करना चाहती है, तो बस एक लेटर भेजनी है कि कल से मतलब अगले महीने से आप अटॉर्नी जनरल नहीं रहोगे, तो बस उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा, उसकी जगह किसी और को। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है प्रेसिडेंट की मर्जी से आप अपॉइंट हुए हो, प्रेसिडेंट कभी भी आपको रिमूव भी कर सकता है। देखो किसी को भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाना होता है उसके एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ये है कि वो पर्सन मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी करता हो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनने की। अब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन हो सकता है, जिस पर्सन को कम से कम जज का एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट का 5 साल का, या वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट के लेवल पे 10 साल के लिए, या कोई एक बहुत ही एमिनेंट जूरिस्ट हो, एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब जैसे बहुत नॉलेज है लॉ की प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, ऐसे लोगों को हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अटॉर्नी जनरल का काम होता है कि जितने भी सरकार के केस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी केस आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो कोर्ट में अपीयर होगा जो पर्सन, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये टॉप लॉयर ऑफ इंडिया भी माना जाता है, और सबसे बड़ा लॉयर होता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बड़ा और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट को लीगल सलाह चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू रेफर करवा सकती हैं, या खुद भी, या सुप्रीम कोर्ट को भी। अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी सलाह चाहे सुप्रीम कोर्ट से भी ले सकता है, पर जब सुप्रीम कोर्ट सलाह देगी तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट के बिहाफ पे प्रेसिडेंट खुद नहीं आता होता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही अपीयर होता होता है,
ठीक है। आज तक सबसे लंबा टाइम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो रहे हैं वो रहे हैं मोतीलाल चमनलाल सितलवाड़। वह इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ही थे, 1950 में अपॉइंट किया गया था, और वो 13 साल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। तो ये आज तक का लॉन्गेस्ट टर्म है किसी अटॉर्नी जनरल ने बताया है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस फर्स्ट अटॉर्नी जनरल यही थे। कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए इस चीज को याद रखना, 13 साल ये कुर्सी पे बैठे रहे थे। ठीक है, तो काफी लंबा टर्म। तो ये थे आपके सारे के सारे आज के करंट अफेयर। किसी को कोई भी डाउट किसी भी करंट अफेयर में तो पूछ सकता है।